स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को इंडिया का वो स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरा इंडिया को हिला के रख दिया। आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सुना है जो 1992 में हुआ था। आज मैं उससे भी बड़ा स्कैम 2003 में हुआ था जिसे स्कैम 2003 या तेलगी स्कैम भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए 2 सितंबर को आपको जाकर एक वेब सीरीज आता है जिसका नाम है तेलगी स्कैम। तो तेलगी स्कैम क्या था नहीं था उसके बारे में मैं डिटेल्स में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए अब्दुल करीम तेलगी को कन्विक्ट किया गया था काउंटरफिट के लिए। किस कारण के लिए? उसने नकली स्टैम्प पेपर का घपला किया था, नकली स्टैम्प पेपर को बेचा था, इसी जुर्म में उसे कन्विक्ट किया गया था। जिस तरीके से नकली नोट को मार्केट में हम लोग लॉन्च करते हैं, लॉन्च करता है ना आदमी लोग, लॉन्च करके पैसा कमाता है, नकली नोट को सर्कुलेट करता है, तो समझ लीजिए गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर है वो स्टैम्प पेपर को बेचकर वो पैसा कमाया। कैसे करके स्कैम हुआ उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो पहले अब्दुल करीम तेलगी कौन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में जानते हैं, फिर उसने कैसे करके ये प्रोफेशन में आया वो भी जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगा ये एक फ्रूट सेलर था, समझ लीजिए फल बेचता था, और फल बेचने से लेकर उसने समझ लीजिए कि पूरा का पूरा देश में इतना बड़ा स्कैम कर दिया। देखिए अब्दुल करीम तेलगी, इसका जन्म 29 जुलाई 1961 को खानापुर बेलगांव में, जो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसका जन्म होता है। और इसका मदर का नाम होता है शरीफा बी लाड साहब तेलगी, और इसका जो फादर जो होते हैं वो इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय होता है। लोअर मिडिल क्लास से ये लोग बिलोंग करता था। बहुत कम उम्र में ही इसके फादर का डेथ हो जाता है। तेलगी का एजुकेशन होता है सर्वोदया विद्यालय खानापुर, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, लेकिन उसका पढ़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करता है। क्या कैसे करके पढ़ाई को अपना कंप्लीट करते है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचता है ट्रेन में। लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी न होने का वजह से और वो ज्यादा पढ़ाई दूर तक ना कर पाता है, जिसका कारण से, और उसका फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होता है क्योंकि उसका फादर का बहुत कम एज में ही डेथ हो जाता है, तो उसे मजबूरी में अपना पढ़ाई को इनकम्प्लीट छोड़ के ही उसे सऊदी अरेबिया चला जाता है वो पैसा कमाने के लिए। लेकिन सऊदी अरेबिया में जाकर भी उसे कुछ साल वो काम करता है, लेकिन काम करके उसे दिल नहीं लगता है क्योंकि उसका अंदर बहुत एम्बिशन होता है, उसे बिलियनर बनने का सपना होता है। तो बिलियनर तो आप कहीं भी काम करके तो बन नहीं सकते उसके लिए, और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अगर सही नहीं है, ना आपको बिजनेस टाइपिंग फैमिली से आते हैं, ना आपका पास कोई अच्छा प्रॉपर्टी है, तो कैसे करके आप अमीर बनिएगा। तो इसका एक कारण 2-3 है, या तो आपको बिजनेस शुरू करिए बहुत छोटा सा, वो बिजनेस बहुत बढ़ जाए, अचानक से फायदा हो जाए, या लॉटरी खेलिए, या शेयर बाजार में पैसा लगाए और वो शेयर का रातों रात दाम बढ़ जाए, तो वो बहुत सब प्रोसेस। लेकिन आप काम करके बिलियनर बनिएगा ये इम्पॉसिबल वाला बात है। तो अब्दुल करीम तेलगी यही हमेशा सोचते रहता था, मुझे काम नहीं करना है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे करोड़पति से नहीं अरबपति बनना है। तो इसी के कारण से ये सपना उसका इतना बड़ा हो गया था, उसने 30,000 करोड़, 1-2 करोड़ 30,000 करोड़ का घपला कर दिया। 2003 से पहले का ये केस है। 2003 में तो ये स्कैम सामने आया और उसे सजा हुआ, लेकिन उससे पहले यानी कि 1990 से ये समझ लीजिए कि स्कैम चला था। उस टाइम में 30,000 करोड़ का बहुत ज्यादा वैल्यू था, और भी आज 30,000 करोड़ का एक ज्यादा वैल्यू, तो उस दौर में और भी ज्यादा था, आज से 20-30 साल पहले। तो जब वो वापस सऊदी अरेबिया से इंडिया आता है तो वो यहाँ के क्या करता है, फेक पासपोर्ट बनाता है। क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, कुवैत जाते हैं, और ज्यादातर वही लोग जाते हैं जो यहाँ पर बहुत कम पैसा कमा रहे, उनको ज्यादा पैसा कमाना है तो उन लोग जाते हैं। और खासकर अनस्किल्ड लेबर जाती है, तो वो क्या करता था, जो अनस्किल्ड लेबर जिसका पास अच्छा नॉलेज नहीं होता था, जिसको उतना जो कोई भी इंटरव्यू पास नहीं कर सकता था, उसे उसका नकली और या उसका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होता था, वो क्या करता था, ऐसे लोगों का फेक इंटरव्यू भी दिलाता था, उन लोग का फेक पासपोर्ट बनाता था, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता था, और वो फेक डॉक्यूमेंट और फेक पासपोर्ट का मदद से उन लोग को वीजा भी पास करवाता था। और ये सब जो अनएम्प्लॉयड या अनस्किल्ड लेबर है उन्हें स्किल्ड लेबर बना के सऊदी अरेबिया भेज देता था। अब वो क्या होता था, इसका जरिए से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, जो आदमी लोग को भेजता था। अब वो जाके वहां पर उसका साथ जो उससे कोई मैटर नहीं होता था, यहाँ पर वो उसका फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पासपोर्ट, और वीजा सही होता था, पासपोर्ट फेक होता था, लेकिन होता था तो फेक, लेकिन वीजा सही होता था, क्योंकि वीजा में पैसा खिला के कुछ टाइम करवा देता था, वो सऊदी दुबई चले जाता था। आदमी लोग होता था स्किल लेबर, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो ये सब तो वो करता रहता था। तो वो मैन पावर को एक्सपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया में। तो उसने एक कंपनी खोला था जिसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रेवल, न्यू मरीन लाइंस में था, महाराष्ट्र में था उसका ऑफिस। तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता था और लेबर लोग को एयरपोर्ट के थ्रू में आसानी से इमिग्रेशन प्रोसेस पास करवा के भिजवा देता था, क्योंकि बहुत गरीब लोग होते थे, इनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता था। आज भी ज्यादातर इंडियन लोगों के पास डॉक्यूमेंट सही नहीं मिलेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम, अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ मिलेगा। तो ऐसे लोगों को क्या करता था, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, फेक पासपोर्ट बनाकर और इमिग्रेशन से पास कराकर उसे सऊदी अरेबिया भिजवा देता था। ऐसा प्रैक्टिस को कहा जाता है
पुशिंग, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस को पुशिंग कहा जाता है। और तेलगी को एक बीमारी होता है जिसका नाम था मेनिंगिटिस, और 23 अक्टूबर 2017 को विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में उसका डेथ हो जाता है। और बोला जाता है कि उसको बहुत सारा बीमारी था, डायबिटीज भी था, हाइपरटेंशन भी था, जो 20 साल से उससे ये बीमारी लगा हुआ था, तो उससे एक बीमारी नहीं था। तो असल में बीमारी था कि क्या था नहीं था। तो एक चीज मैं बता दूं, जितना भी बड़ा स्कैमर होता है, ये मत समझिए वो अकेला कोई स्कैम करता है, उसका पीछे पूरा सिस्टम होता है। ये बात आप समझ कर रखिए। हर्षद मेहता स्कैम उसको में भी वही दिखाया था कि उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, ये हो जाता है और वो मर जाता है। तो ऐसा नॉर्मल कोई केस नहीं है कि उसे अटैक आया वो मर गया। जो भी फाइनेंशियल क्राइम करता है तो समझ लीजिए उसका जिगरा बहुत मजबूत होता है। तो बहुत थ्योरी रहता है कि कोई उसे मरवा देता है या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है कि बड़ा बड़ा ऑफिशियल लोग का नाम सामने ना आए तो इन लोगों को पहले इन लोगों का काम तमाम कर दिया जाए। तो ये सब तो थ्योरी है, और थ्योरी रहता है जब तक कि कोई भी इसका पर्दाफाश ना हो, क्योंकि किसी के ऊपर इल्जाम बिना सबूत का कोई लगा नहीं सकता है। तो यही होता है, जितना बड़ा बड़ा स्कैमर होगा उसे देखिएगा जेल में है, उसे कोई ना कोई हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी आ गया और वो मर गया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो अब्दुल करीम तेलगी था इसका ऊपर केस तो चल रहा था, लेकिन 2019 में उसे रिहा भी कर दिया गया, ये बोलकर मतलब तब तक तो उसका मौत हो गया था आपका जाकर 2017 में, लेकिन 2019 में शायद या 2020 में, मैं भी आगे बताऊंगा। तो उस टाइम में कोर्ट ने उसे, जो महाराष्ट्र कोर्ट है, उसने क्या कर दिया, बोल दिया कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया कि वो हमारे पास सबूत नहीं है जो अब्दुल करीम को सजा दिया जाए, लेकिन तब तक तो वो मर चुका। लेकिन उसका जो बाकी जो पार्टी था, जो उसका साथ पार्टनर था, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आते हैं स्कैम उसने कैसे करके किया। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते स्टैम्प पेपर होता है क्या। देखिए स्टैम्प पेपर क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। स्टैम्प नॉर्मल जो हम लोग जो पहले लेटर भेजते थे उसमें स्टैम्प होता था ना, जो हमें पोस्ट ऑफिस से खरीदते थे 2 रुपया 4 रुपया का, और स्टैम्प लगाते थे तो जाके हमारा लेटर को पोस्ट किया जाता था। उसी तरीके से गवर्नमेंट पेपर होता है जिसमें गवर्नमेंट का सील होता है, और इसे बेचकर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। कोई भी हमें कुछ भी तरीका का हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैम्प पेपर एक्ट 1899 में आया था, जिसके तहत स्टैम्प पेपर बनाया जाता था। देखिए 2 तरह का स्टैम्प पेपर होता है, एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। देखिए जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है उसमें कोर्ट फी देने पड़ता है, जो सिविल केसेस होता है इसमें जुडिशियल स्टैम्प लगता है। हम लोग इसे कैश के रूप में भी दे सकते हैं, और चेक इसमें एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब जो भी स्टैम्प पेपर, जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, उसको जब हम लोग लेते हैं, हम लोग कैश हमें पे करनी पड़ता है, हमें चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और एक होता है नॉन जुडिशियल पेपर। नॉन जुडिशियल पेपर क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई एग्रीमेंट बना रही है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, किसी भी तरीके का अगर हम लोग नॉर्मल नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट जो रेंट होता है, टेनेंट होता है, लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, हम लोग स्टैम्प पेपर में बनवाते हैं, तो ये नॉन जुडिशियल हो गया। और ये जुडिशियल पेपर हम लोग खरीदते हैं पैसा देकर, और ये पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता है। तो अब मान लीजिए कि सरकार का स्टैम्प पेपर, तो पैसा किसके पास जा रहा है, सरकार का पास। अब मान लीजिए फेक स्टैम्प पेपर है, तो पैसा किसका पास जाएगा, जो फेक स्टैम्प पेपर बना, यानी कि अब्दुल करीम तेलगी। तो यही वो करता था कि गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर को ना बेच के वो अपना स्टैम्प पेपर बेचता था। और ये स्टैम्प पेपर बहुत डिनोमिनेशन का होता है, 10 रुपए का भी स्टैम्प पेपर होता है, 100 का भी होता है, 500 का भी होता है। इसके लिए हम लोग इसे गवर्नमेंट को पे करते हैं, और ये जो पेमेंट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा नहीं लेता, स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा रखता है। देखिए ये जो स्कैम है, स्टैम्प पेपर स्कैम, इसका शुरुआत कब होता है, इसका शुरुआत 1992 में होता है। और तेलगी का उसका मकसद था, क्या था, 2 मकसद की 2 उसका एस्पेक्ट था। उसका 2 एस्पेक्ट क्या था, पहला कि काउंटरफीट स्टैम्प पेपर बनाना है, यानी काउंटरफीट यानी नकली स्टैम्प पेपर मुझे बनाना है। दूसरा जानबूझकर जो गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर है उसको शॉर्टेज करना, ताकि गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर का कमी होगा तो वो अपना फेक स्टैम्प पेपर मार्केट में लॉन्च कर देगा और पैसा कमाएगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर अवेलेबल है तो उसका फेक स्टैम्प पेपर कैसे करके निकलेगा। तो फेक स्टैम्प पेपर को मार्केट में लाने के लिए वो क्या करता था, जो गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर है उसका शॉर्टेज करवा दिया था, और इसके लिए वो बहुत गवर्नमेंट का जो घूस भी देता था। महाराष्ट्र वो क्या करता, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो महाराष्ट्र में उन लोगों की मदद से वहां पर जो ऑफिसर काम करते थे उन लोगों को घूस देता था, और जानबूझ के घूस देकर गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर है उसका स्कार्सिटी करवाता था, ताकि गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर मार्केट में कम आए, तेलगी का स्टैम्प पेपर मार्केट में ज्यादा आए। देखिए वो सिर्फ स्टैम्प पेपर भी था, जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, स्पेशल एडिसिव स्टैम्प, फॉरेन बिल, ब्रोकर नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एजेंसी, और भी बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि स्टैम्प पेपर डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर स्कैम ये फेमस हो गया, लेकिन उसके अलावा मैंने अभी जो नाम बताया ये पूरा स्कैम 30,000 करोड़ का स्कैम था। कैसे करके ये स्कैम अनकवर होता है, कैसे करके वो धराता है। तो 19 अगस्त 2000 को 2 आदमी ये नकली स्टैम्प पेपर लेकर जा रहा था और उसे पकड़ा दिया गया। कॉटन पेट बेंगलुरु में वो लोग धरा जाता है, और ये 2 लोग जो धराता है, यही लोग क्या करता है, ये रिवील करता है कि
ये स्कैम कितना बड़ा है। और ये जो स्टैम्प पेपर पकड़ाया था ये कम से कम 9 करोड़ रुपया से ज्यादा का स्टैम्प पेपर था। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ाया, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक मतलब की स्टैम्प पेपर, तब उस टाइम अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो आया था सामने, लेकिन उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो अकेला और मेन सस्पेक्ट नहीं था, वो बहुत सारे सस्पेक्ट का लिस्ट में एक सस्पेक्ट था। फाइनेंशियल टाइम्स 2003 में फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट के हिसाब से ये स्कैम 1992 से 2002 तक चला था। और इस बीच तेलगी के खिलाफ 1992 से लेकर 2002 के बीच में उसके खिलाफ 12 केसेस दर्ज किया गया था महाराष्ट्र में, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, और बाकी सब स्टेट में अलग से 15। महाराष्ट्र में सिर्फ 12 और बाकी स्टेट में 15। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये फेक स्टैम्प पेपर चला रहा था, वो पूरा इंडिया में फेक स्टैम्प पेपर का बिजनेस कर रहा था, और उसके अलावा बाकी सब लीगल डॉक्यूमेंट्स का। तो पूरा इंडिया में 15 केसेस था और सिर्फ महाराष्ट्र में 12। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पुलिस उसके ऊपर ज्यादा केयर नहीं किया और न ये केस को सीरियस लिया। बात समझ में आ रहा है? इसका पीछे आप समझ सकते हैं क्या रीजन होगा। तो जो भी हो, कभी भी तेलगी के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या सीरियस केस कभी भी दर्ज नहीं किया गया और उसे कभी भी पूछताछ नहीं किया गया, ना ही अरेस्ट किया गया। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का खबर के हिसाब से उसका टैक्स असेसमेंट होता है 1996 और 97 का फाइनेंशियल ईयर में उसका टैक्स असेसमेंट होता है। उसका एनुअल इनकम बताया जाता है 4.50 करोड़ होता है, जो उसका आधा, उसका इनकम का आधा भी नहीं होता है। मतलब उसका इनकम जितना, उससे आधा का भी इनकम वो अपना एनुअल इनकम पे नहीं दिखाता है। और बाद में उसका जो लीगल टीम होता है वो बोलता है कि ये जो भी पैसा है ये उसका केरोसिन तेल का बिजनेस जो करता है उसी का ये पैसा है। लेकिन ये केस को बाद में खारिज कर दिया था क्योंकि ज्यादा मतलब जो एविडेंस जो होता है आपका जाकर वो एविडेंस का कमी होता है और कोर्ट ये केस को खारिज कर देता है। तो फाइनली जब वो टैक्स असेसमेंट से भी बच जाता है, फाइनली 2001 में एक टिप मिलता है पुलिस को कि वो अजमेर जा रहा है, राजस्थान में पिलग्रिमेज है उधर पर अजमेर दरगाह, वहाँ पर वो जा रहा है। ये नवंबर 2001 का बात है। तो वहाँ पर ही उसे धर लिया जाता है और तब ये बड़ा आस्ते आस्ते करके इतना बड़ा स्कैम का खुलासा होता है। तो जब उसे पकड़ा जाता है वो बोलता है ये जो इतना बड़ा स्कैम है मैं उसका छोटा सा हिस्सा हूँ। वो जब धरा जाता है वो बोलता है कि ये इतना बड़ा स्कैम है, आपको क्या लगता है कि मैं अकेला ये स्कैम किया हूँ? इसका पीछे तो मैं एक बहुत छोटा सा, समझ लीजिए कि होता है ना शतरंज में प्यादा, मैं बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। इसका पीछे बड़ा बड़ा खिलाड़ी लोग है, जिसमें बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर है, जिसमें पुलिस और पॉलिटिशियन भी है। ये सुनने के बाद जब पता चला कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है और इसमें सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी नहीं है, इसमें बड़ा बड़ा हाई ऑफिशियल और पुलिस हो या पॉलिटिशियन हो, उन लोग भी इन्वॉल्व है। तो एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का को ये केस सौंप दिया जाता है और ये केस को लीड करता है आईपीएस ऑफिसर श्री कुमार। वो लोग क्या करते हैं, ये केस को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं ये स्कैम के बारे में। उसके बाद 2004 में तेलगी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाता है सीबीआई के द्वारा, फिर उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है और उसके बाद एसआईटी और भी इंटरोगेट नहीं करते। मतलब 2004 में जब चार्जशीट फाइल करके उसे जेल भेज दिया जाता है, अब एसआईटी क्या करता है, इसके ऊपर एसआईटी को बोल दिया जाता है कि अब आपका केस नहीं है, अब आप इसको ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जेल चले जाता है। और लेकिन यहाँ पर तेलगी का स्कैम खत्म नहीं होता है, ना ही तेलगी का सफर खत्म होता है। तेलगी जेल में जाने का बाद भी वहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। बोला जाता है वो जेल के अंदर ही उसे मोबाइल फोन अवेलेबल करवा दिया जाता था। कौन? वहाँ के जेलर, यहाँ जेल का जो गार्ड होते थे उन लोग। जिस तरीके से आप पाब्लो एस्कोबार का नार्कोस वेब सीरीज देखे होंगे या और भी बहुत सारा वेब सीरीज देखे होंगे जहाँ पर पाब्लो एस्कोबार जेल में बैठ के पूरा अपना बिजनेस को चलाता था। और भी बहुत सारे मूवी में दिखाता है कि डॉन तो जेल में बैठा हुआ लेकिन वो पूरा उसका बिजनेस चल रहा है। जेल से बैठ के वो किसी का भी मर्डर करवा देता है, किसी को भी किडनैप करवा देता है एक फोन कॉल पे। तो उसी तरीका से तेलगी भी जेल के अंदर बैठ के एक फोन कॉल पे पूरा अपना बिजनेस चलाता था। और वो फोन उसे कहाँ मिलता है? जेल के अंदर तो फोन मिलेगा नहीं। कौन फोन देता था? पुलिस ऑफिशियल उन लोगों को फोन दिया करते थे। उसके बाद वो अच्छा पैसा उन लोग को देता था। देखिए, इसमें बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल का नाम आता है। तेलगी का जब स्कैम जब सामने आता है तो बोला जाता है इसमें बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर और हाई रैंकिंग ऑफिशियल शामिल है। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक इंक्वायरी रिपोर्ट को कंडक्ट करता है जिसे जायसवाल रिपोर्ट कहा जाता है। तो 2002 में उन लोग देखते हैं कि कौन कौन है, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया जाता है कि आखिर इसके अलावा सिर्फ तेलगी के अलावा और कौन ऑफिसर है, उन लोग को भी धरा जाए। देखिए, एसआईटी जब जाता है उसे धरने के लिए किससे? तेलगी को, तो उन लोग का जो उसका जो अपार्टमेंट होता है वहाँ पर बहुत बड़ा ऑफिशियल लोग होता है, नेता लोग होता है, उसका साथ मिला हुआ होता है। तो 54 लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिसमें अनिल गोटे समाजवादी जनता पार्टी का लेजिस्लेचर होता है, धुले से महाराष्ट्र का एमएलए, एक एमएलए होता है जिसका नाम है कृष्णा यादव जो तेलुगु देशम पार्टी का होता है। फिर एक कमिश्नर शर्मा भी होता है, उसे भी रिटायरमेंट का एक दिन पहले धरा जाता है। बोला जाता है कि ये जो कमिश्नर शर्मा है वो तेलगी को बचाता था, एसआईटी ने अपना रिपोर्ट में बताया। और इसके अलावा भी और भी बहुत बड़ा हाई ऑफिशियलों का नाम एसआईटी ने लिया था। 2005 में टैक्स जो इंडिया का टैक्स डिपार्टमेंट उसने डिमांड किया कि तेलगी
तेलगी के ऊपर 120 करोड़ का टैक्स का जुर्माना लगाया जाए। टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला, और ये सबसे बड़ा टैक्स लिएबिलिटी था किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। उस वक्त तक किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लिएबिलिटी नहीं लगाया गया था। उसके बाद तेलगी को 30 साल का सजा सुनाया गया और बोला गया कि वो 120 करोड़ नहीं 202 करोड़ रुपया जुर्माना भरेगा। ऑफिशियल ये भी बोलते हैं कि तेलगी बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, इसका दिमाग बहुत तेज है और ये इतना बड़ा स्कैम करने में इसीलिए कामयाब हुआ। ये तो इंटेलिजेंट था ही था, लेकिन इसका साथ हमारा सिस्टम का लैप्स की वजह से हुआ, हमारा सिस्टम में कमी की वजह से हुआ। हमारा खुद का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो नेता है, जिसके ऊपर ये देश को चलाने की जिम्मेदारी और देश में कानून व्यवस्था को सही से चलाया जाए, वो जो कानून का रक्षक है, वही लोग ने भक्षक का काम किया। जो भी हो, 23 अक्टूबर 2017 को उसको बहुत बोला था, उसको बहुत सारा मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत सारा बीमारी होता है। विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में वो मर जाता है। उसके मरने के बाद 31 दिसंबर 2018 में नासिक का जो सेशन कोर्ट होता है महाराष्ट्र का, वो तेलगी को क्या कर देता है, उसके ऊपर जितना भी चार्जेस होता है वो सब खारिज कर देता और बोलता है तेलगी कन्विक्ट नहीं है। तब तक तो तेलगी मर ही जाता है और उसका साथ और भी जो 7 लोग जिसको ये स्टैम्प पेपर केस में पकड़ा गया था, वो 7 लोग बचे हुए थे, तो उन लोग को रिहा कर दिया जाता है। तो उस वक्त के जो सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं, फर्स्ट क्लास जज जो होते हैं, उसका नाम होता है PR देशमुख। वो ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम लोग उसे अक्यूज ठहरा सके। तो ये था अब्दुल करीम तेलगी का स्टोरी, ये था स्कैम और ये था जजमेंट। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग बोल सकते हैं। और भी कितना तरह का फाइनेंशियल स्कैम इंडिया में हुआ या पूरा वर्ल्ड में हुआ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला सकता हूँ। सिर्फ इंडिया में पूरा वर्ल्ड पे स्कैम होता है, उससे बड़ा स्कैम। अगर आप लोग का कॉमेंट आया और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इससे बड़ा स्कैम के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और स्कैम हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि स्कैम से देश का अर्थव्यवस्था तो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ हम लोग जानकारी मिलता है और हमारा एक जियो पॉलिटिकल का एक समझ के लिए हम लोग को हर स्कैम को गौर से जानना है और उसका बैकग्राउंड सिर्फ जान के मजा लेके या खुद स्कैमर नहीं बन जाना है, बल्कि वो स्कैम को किस तरीका से खत्म किया जाए, फ्यूचर में कोई भी स्कैम ना हो या स्कैम से कैसा बचा जाए, उसका हमें तोड़ निकालना है और ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना है जहाँ कोई भी स्कैम ना हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।